हेलो बच्चों, चलिए आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो फ्रेनल्स हाफ पीरियड जोन, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 से डिफ्रैक्शन, और पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, हाफ पीरियड जोन ऑफ फ्रेनल्स, यानी कि फ्रेनल। ठीक है, डालो जरा हेडिंग से करके, फ्रेनल। ओके ये लो फ्रेनल्स। ठीक है, हाफ पीरियड जोन। ओके, हाफ पीरियड PERIOD, हाफ पीरियड जोन। ठीक है, लो सर, डाल दिया हेडिंग हमने। हिंदी में जिसको चाहो तो वो लिख लो, फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, पर इंग्लिश में रहने दो, अच्छा लगता है। अच्छा, होता क्या है, एक लाइन में पूरे का पूरा हाफ पीरियड जोन समझ में आ जाएगा। देखो जरा ध्यान देना भाई, इसकी परिभाषा याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं। एक मेरे पास ये मैंने एक होल लिया है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक समतल तरंगाग्र, जोन से भी तरंगदार मर्जी है आपकी। चलो मैं अभी एक गोलीय तरंगाग्र ले रहा हूँ। लो सर, मैंने अभी एक गोलीय तरंगाग्र ले लिया इस टाइप का, है ना। और यहाँ जो है ना, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, P है। तो तुम ये जो देख रहे हो ना तरंगाग्र, कौन सा वाला है, ये गोलीय है, समतल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये तरंगाग्र आप देख रहे हो, ये कैसा है, गोलीय तरंगाग्र है। ठीक है, अब फ्रेनल ने क्या काम करा, फ्रेनल ने इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस तरंगाग्र को कई भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कई भागों में डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, किसने, इन भाई साहब ने, इन फ्रेनल ने इस पॉइंट P पर, ठीक है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए तरंगाग्र को कई भागों में डिवाइड कर दिया, जिन्हें आप क्या बोलते हो, जोन कहते हो। ये भी हमारा एक जोन हो गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कटिबंध। ये भी हमारा जोन हो गया, ये भी हमारा जोन हो गया। अजी एक जोन नहीं, N जोन होंगे। N मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, बहुत सारे जोन होंगे। तो अगर मैं इसकी राइट परिभाषा लिखवाऊं तो एक छोटी सी परिभाषा आती है, एक तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर, एक तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए फ्रेनल ने तरंगाग्र को कई जोन में विभक्त किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन कहते हैं। पहला ये परिभाषा लिखो बढ़िया करके, समझ में आई परिभाषा। ओके सर, ओके सर। तो ये जोन समझ में आ गए होंगे, बस कुछ नहीं है, तरंगाग्र के छोटे छोटे भाग होते हैं। चलिए, तो एक तरंगाग्र के कारण, मैं परिभाषा लिख रहा हूँ इसकी, एक तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट बोलते हैं इसको, आप वेव फ्रंट लिख सकते हो। एक तरंगाग्र के कारण, ठीक है, ओके सर, एक तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर यानी कि एट एनी पॉइंट के कारण किसी बिंदु पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता, ओके, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए किन्होंने, इन भाई सब ने, जो ये बैठे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं इधर, फ्रेनल ने, ठीक है, ओके 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 ओके, तरंगाग्र को ठीक है, कई जोन में विभक्त किया, कई जोन्स में विभक्त किया, ठीक है, विभक्त मतलब डिवाइड किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, जिन्हें इनका नाम दे दिया गया, जिन्हें आप क्या बोलते हो, फ्रेनल, ठीक है, ओके, हाफ पीरियड जोन कहते हैं, हाफ पीरियड जोन कहते हैं हम, ठीक है, ओके सर, ओके। हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया आपको, हिंदी में क्या बोला जाता है इनको, हिंदी में बोला जाता है फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंध, ठीक है, जोन मतलब कटिबंध होता। चलो परिभाषा हो गई। अच्छा, अब आपको ना ये हाफ पीरियड जोन बनाने हैं। ये हाफ पीरियड जोन कैसे बनते हैं, नोटबुक पेन साथ लेके बैठो और हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलो, कोई पॉइंट छूट ना जाए। समझ में आया, फ्रेनल ने तरंगाग्र को कई जोन में विभक्त किया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रेनल हाफ पीरियड जोन कहते हैं। जो डायग्राम मैंने बनवाया था, ठीक है, उसी से सारी परिभाषा निकल जाती है।
चलिए अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, यानी कि बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेनल हाफ पीरियड जोन। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा डाल दूँ, रचना कर दे रहा हूँ मैं इसकी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है यार, ये बनते कैसे हैं, इनको बनाने का एक तरीका होता है भाई, ये तरीका सबको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट लोग हैं, बीएससी कर रहे हैं, अगर काम आएगी। ठीक है, तो बनते कैसे हैं वो हम चेक करते हैं। तो देखो बनाते बनाते मैं तुम्हें समझा दूंगा और इसकी थ्योरी भी लिखवा दूंगा। कहीं भी किसी से भी आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं है। नोट्स क्यों चाहिए आपको, ये लिखवा तो रहा हूँ, यही तो नोट्स हैं आपके। अच्छा है नहीं है, बताओ तुम खुद बताओ। अरे हाँ सर नोट्स हैं। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ना एक तरंगाग्र बना लेना इस टाइप से। अभी बनाना मत कोई भी डायग्राम, मैं बनवाऊँगा बाद में भी। ठीक है, ABCD। चलिए यार ये तरंगाग्र ना बनेगा तो, पर बनेगा थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मुझे रिंग बनानी है, सर्कल बनाने हैं, सर्कल। चलो लो ये बना दिया मैंने। यार ये छोटा नहीं पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता हूँ। चलो लो इतना बड़ा कर दें, फिर इधर को भी इतना बड़ा कर दें भाई। अब पता नहीं आएगा नहीं आएगा, चलो देखते हैं। पहला मान लो चलो ABCD। ये तरंगाग्र कौन सा है, समतल है गोलीय है। अधिक दूरी पर तरंगाग्र कैसा होता है, समतल होता है। परिभाषा याद है, किसी माध्यम में खींचा गया वह जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र तीन या चार प्रकार का होता है, एक गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, ठीक है, वो तरंगाग्र कौन सा होता है, गोलीय होता है, समतल होता है, या फिर तुम्हारे पास बेलनाकार होता है। तो देखो सूरज के आसपास में जो तरंगाग्र होगा ना वो गोलीय होगा, लेकिन जब प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो वो समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, सोर्स गोलीय है, सूर्य ऐसा तो होता है, ये सोर्स गोलीय है, बट जब हमारी पृथ्वी पर जो प्रकाश चलता रहेगा, डिस्टेंस ज़्यादा, अधिक दूरी पर ये जो गोलीय तरंगाग्र होता है ना वो कैसा बन जाएगा, समतल बन जाता है। तो ये समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक है, जितने भी चांद तारे, जितने भी तुम्हारे पास चांद नहीं, जितने भी तारे सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो समतल तरंगाग्र होता है। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, क्यों, क्योंकि दूरी अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखो, माना ABCD क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत का तरंगाग्र है। ठीक है, ओके, या फिर ऐसे डायरेक्ट बोल लो एक वर्णी तरंगाग्र, ऐसे बोल सकते हो। माना ABCD लिखो पहले, माना, ठीक है, ABCD, ठीक है, एक वर्णी प्रकाश का तरंगाग्र है। एक वर्णी प्रकाश का क्या बेटा, ये तरंगाग्र है। बहुत ईजी है, इतनी इजी लैंग्वेज नहीं मिलने वाली कहीं भी आपको। तरंगाग्र है, ठीक है। तो माना ABCD एक वर्णी प्रकाश का क्या है, तरंगाग्र है। समझ गए, ABCD। वो भी कौन सा तरंगाग्र है, नाम दो, नाम। गोलीय है तो गोलीय दो, समतल है तो समतल दो। माना ABCD एक वर्णी प्रकाश का समतल तरंगाग्र है। जो बीत गया है वो अब दौर नहीं आएगा। चलो देखो, माना ABCD एक वर्णी प्रकाश का समतल तरंगाग्र है। ठीक है, समझ गए, हो गया। जो लेफ्ट टू राइट, आपका बायां हाथ कौन सा है और दायां कौन सा है, समझ गए। ये वाली साइड लेफ्ट होती है, ये वाली साइड कौन सी है, राइट है। ये लेफ्ट एंड ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है जो तरंगाग्र है, जो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, जो लेफ्ट टू राइट, ओके सर, जो लेफ्ट टू राइट, RIGHT, जो लेफ्ट टू राइट चल रहा है। और ध्यान देना, इस समतल तरंगाग्र का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, लैम्डा होगा। समतल तरंगाग्र का तरंग दैर्घ्य कितना है बच्चा, लैम्डा। सही है सर, समतल तरंगाग्र का जो तरंग दैर्घ्य है वो कितना है हमारा, लैम्डा, जो लेफ्ट से राइट चल रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है मुझे। P क्या है, एक बाह्य बिंदु है। P क्या है बेटा, एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, चलो P क्या माना मैंने, P एक नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ गया। P क्या है, एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, समझ जरा चीज़ को, P एक बाह्य बिंदु है। हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। P क्या है, एक बाह्य बिंदु है। ठीक है, बाह्य बिंदु। आखिर करना क्या है, तो मैंने बोला कि परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि संपूर्ण तरंगाग्र के प्रभाव का अध्ययन करना या ज्ञात करना। जिस पर बिंदु है, ठीक है, जिस पर संपूर्ण तरंगाग्र, ध्यान देना बेटे, जिस पर संपूर्ण वेव फ्रंट, जिस पर संपूर्ण तरंगाग्र का प्रभाव ज्ञात करना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, यानी कि परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, प्रभाव ज्ञात करना है। चलिए आगे देखते हैं, प्रभाव ज्ञात करना है।
अब एक पॉइंट और है, सोचने वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट P को आपने क्या काम करा है, इस जो ये बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा इसका, इसको बोलूँगा मैं O, इसको मिला दिया, यानी कि बिंदु P से आपने तरंगाग्र पर एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है। यार लाइन टेढ़ी मेढ़ी तो ना हो गई, अरे यार हो तो गई, चलो कोई बात ना, आप सीधे का बनाना, ठीक है, स्केल से बनाना आप, लो, ठीक है। यानी कि बिंदु P से तरंगाग्र पर एक अभिलंब OP खींच दिया, जिसकी लंबाई कितनी मान लूँ मैं, चलो मैंने स्मॉल p मान लेता हूँ, या खाली इसको ये मैंने p रख दूँ या b रख दो, जो आपकी मर्जी है वो रख दो, मैंने p रख दिया, ठीक है, ओके। तरंगाग्र पर प्रभाव ज्ञात करना। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास बिंदु P से, ठीक है, ये जो पॉइंट P है ना, इस बिंदु P से काय पर तरंगाग्र पर है, इस बिंदु P से मैंने क्या काम करा बेटा, जो तुम देख रहे हो ना तरंगाग्र, बिंदु P से तरंगाग्र पर, ठीक है, एक अभिलंब, इस अभिलंब का नाम दे दो, क्या नाम है, एक अभिलंब OP खींचते हैं, OP खींचते हैं। अब जो ये तुम्हारे पास O है ना, बिंदु O को हम पोल कहते हैं, बिंदु O को हम क्या बोलते हैं बेटे, ध्रुव कहते हैं, यानी कि तरंगाग्र का ध्रुव कहते हैं। बिंदु O को तरंगाग्र का पोल कहते हैं, केंद्र भी बोल देते हैं, तरंगाग्र का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, यानी कि पोल कहते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अब बिंदु P को केंद्र मानो, और बिंदु P को केंद्र मान के देखो, पहले मैं वृत्त बना दूँ तुम्हें, उसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा आगे को। ये पहला वृत्त हो गया, ठीक है, फिर ये वाला, अबे यार वृत्त मैं छोटा सा बनाऊँगा, ठीक है, चलो ओ मैं ओ छोटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि वृत्त ना छोटा, पहला वाला वृत्त छोटा बनेगा तो सब आ जाएंगे इसमें। पहला वृत्त छोटा बना, ठीक है, फिर दूसरा वाला, दूसरी वाली रिंग ये आ गई हमारी, ऐसे तीसरा वाला, बनाओ ये, फिर ऐसे हमारा चौथा वाला, ठीक है, ये हमारा कौन सा आ गया बेटा, ये आ गया हमारा चौथा वाला, ऐसे हमारा पांचवा वाला, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, ये, अरे यार बन जा भाई, ये अब ये आ गया हमारा पांचवा वाला, ठीक है, लो सर, ये आ गया हमारा पांचवा, ठीक है। अरे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है इसमें, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये हमारा पांचवा आ गया, ओके ओके सर। अब मुझे क्या करना, ज़रा ध्यान देना, बन गए। तो ये वाला जो वृत्त है ना, ये अंदर वाला वृत्त, ये वाला, ये पहला जो होता है ना, पहला, ये पहला जो होता है फर्स्ट हाफ पीरियड जोन होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे चलती रहती है कहानी आगे को, ठीक है। ये ध्यान देना, तो ये पहला वाला है, ये वाला अंदर वाला, ये फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, ये सेकंड हाफ पीरियड जोन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। चलो अभी देखते हैं, समझ जाओगे। सबसे पहले इस पर ना एक लाइन खींच दो, ताकि हमें, इसका भी एक नाम होता है पर्सनल, इसका भी एक पर्सनल नाम होता है भाई, ठीक है। ये जो है ना, ये जो त्रिज्या मैंने ली है, ये ली है P प्लस λ/2 की, ठीक है। अभी बताऊंगा क्या मैटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी P है, P में आपको λ/2 ऐड कर देना। λ/2 का मतलब ये होता है कि इस वाली रिंग और इस वाली रिंग के बीच में जो दूरी होगी ना, λ/2 का अंतर होता है। ऐसे इस वाली रिंग में कितना अंतर होता है, λ/2 का। ऐसे इस वाली रिंग में कितना अंतर होता है, λ/2 का होता है, ठीक है। मैंने पहला निकाला तो P प्लस λ/2। अगर मैं दूसरा लूँगा, ये वाला लूँगा, ठीक है, ये ध्यान देना बेटा। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बताओ, खुद बताओ, मुझे पता नहीं है, तुम खुद से देखो। ये हो जाएगा P प्लस 2 λ/2, 2 λ/2, काट मत दियो, इसे ऐसे रहने दो, 2 λ/2, समझ में आया। क्योंकि इस वाले वृत्त में जो अंतर होता है ना दूरी का, वो λ/2 होता है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक λ/2, ऐसे यहाँ से यहाँ तक λ/2, तो इसमें तो λ/2 आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक λ/2, फिर यहाँ से यहाँ तक λ/2, तो ये होगा 2 λ/2। ऐसे ही इसमें 3 λ/2। अगर मैं इसका खींचूँ, लो सर इसका भी आपने खींच दिया, लो खुश, तो ये हो गया बेटा 3 λ/2। ये फोकस करना लाइन पे, ये क्या हो गया मेरे पास, P प्लस
3λ/2, समझ में आया। ऐसी 4λ/2, 5λ/2। चलो मैं इसको ना ये सेकंड लास्ट मान लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हटा दो ज़रा इसको मैं मानता हूँ सेकंड लास्ट, यानी कि अंतिम से पहली वाली। और अंतिम से पहली वाली मान लो मेरे पास n जोन है, मेरे पास कितने हैं n जोन है। ये लास्ट वाला जोन कौन सा है, nवा जोन है, लास्ट है ये। अंतिम से पहला वाला, अंतिम से पहला वाला जो होगा ना वो होगा मेरे पास ये वाला। अगर इसको मैं लूँ तो ये अंतिम से पहले वाला हो जाएगा p+n-1 λ/2, तो ये अंतिम से पहले वाला हो गया। ऐसी अंतिम वाला ये होगा, अंतिम वाला ये हो जाएगा। अंतिम वाला तो हमारा है ही n, ठीक है। अंतिम वाला कौन सा है बेटा, ये n वाला p+n λ/2, ठीक है। ये अंतिम वाला हो गया p+n λ/2। और ये अंतिम से पहले वाला, ये कौन सा, अंतिम से पहले वाला। मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इसको ना, इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ ऐसे करके। ये आया मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा ना झुका दो इसको, तो ये m1 हो गया हमारा, ये वाला झुका दो इसको भी, ये m2 हो गया, फिर ये वाला m3 हो गया, और फिर ये वाला अंतिम से पहले वाला लिया मैंने mn-1 वाला हो गया, और ये वाला कौन सा जगह हमारा, खाली mn हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होते हैं ये। तो ये जो लास्ट वाला लिया ना मैंने, ये अंतिम से पहले वाला लिया, ध्यान देना आपको, ठीक है। ये वाला है, ये अंतिम से पहले वाला m-1, यानी कि n में से एक कम कर दो तो अंतिम वाले में से पहला वाला जाएगा, सेकंड लास्ट बोल दिया मैंने इसको। तो ये हिसाब होता है, ध्यान देना है। अब आपको समझ में आया, कुछ आ गया समझ में, ठीक है। चलिए, बिंदु P को तरंगाग्र का पोल कहते हैं। अब देखो बिंदु P को केंद्र मानकर, ध्यान देना है, बिंदु P को केंद्र मानकर, फोकस करें लाइन पर, बिंदु P को केंद्र मानकर, ठीक है। बिंदु P को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु P को केंद्र मानकर तथा p+λ/2, p+2λ/2, p+3λ/2, आगे बढ़ा दो, डॉट 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 डॉट, कितने भी कर दो, n-1 कर दो, 4 कर दो, 5 6 7, जितने भी तुम्हारी मर्जी है। यानी कि P को केंद्र मानकर तथा p+λ/2, p+2λ/2, p+3λ/2 त्रिज्याओं के गोले खींचते हैं, त्रिज्याओं के गोले खींचते हैं, त्रिज्याओं के गोले खींचते हैं, ठीक है बेटा। त्रिज्याओं के गोले खींचते हैं। लो सर, हमने ये गोले खींच दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या था, गोले खींचे, बन गए वृत्त। तरंगाग्र में क्या बन गई है, हमारे वृत्त। अब इन वृत्तों की त्रिज्याएं देखो, इन वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, ओके। इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं हमारी, वो कितनी होंगी, क्रमशः मैं लेता हूँ, ध्यान देना। तो त्रिज्या मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि OM1, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ये M5 है। ध्यान देना, ये मैंने यहाँ लिख दिए। ये वाला क्या है, M1। यहाँ पे यार जगह नहीं बचेगी ना, तो आप चाहो लिख सकते हो M1, M2, M3, M4। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस OM1, तो त्रिज्या मेरे पास OM1 आ गई। फिर यहाँ से यहाँ तक OM2, लो OM2 आ गई। फिर आगे OM3, ऐसी डॉट 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 बहुत सारी आ जाएंगी। यह वाली आ जाएगी OMN-1 आ जाएगी, ठीक है। ऐसी OMN इन वृत्त होती हैं। तो OM1 इन वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः होती हैं, ठीक है, होती हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या OM1, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या OM2, फिर यहाँ से यहाँ तक की OM3, फिर यहाँ से यहाँ तक की OM4, यानी कि n-1 और लास्ट वाले की यानी कि हो जाएगी तुम्हारे पास OM1। तो ये रेडियस निकल गई हमारी इसकी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें विशेष तौर पे ध्यान देना। ये जो तुम देख रहे हो ना, पहला वृत्त, ये वाला वृत्त तुम देख रहे हो, ये वाला वृत्त, पहला वृत्त, इसी वृत्त को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहते हैं। यानी कि पहले वृत्त को, ध्यान देना, तो पहले वृत्त को हम क्या बोलते हैं भाई, फर्स्ट, यानी कि प्रथम अर्धवृत्तीय कटिबंध कहते हैं, ठीक है। यानी कि पहले वृत्त के क्षेत्रफल को, या सबसे अंदर वाला बोल सकते हो, पहले वृत्त के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं भाई, पहले वृत्त के क्षेत्रफल को, ठीक है, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहते हैं, पीरियड जोन अब्राहम कहते हैं, जोन कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब सेकंड की बात आती है। तो ये तो फर्स्ट हो गया, यानी कि सबसे अंदर वाले वृत्त को या पहले वृत्त को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाफ पीरियड जोन कहते हैं। अब दूसरा जो आता है ना, ये वाला एरिया कैसे फाइंड करोगे, ये वाला एरिया, तो पहले वृत्त और दूसरे वृत्त,
पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को, पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को हम सेकंड हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना। ओके सर, पहले वृत्त, ठीक है, तथा दूसरे, पहले वृत्त तथा दूसरे वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को, बीच के क्षेत्रफल को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, सेकंड, ओके, SECOND, सेकंड हाफ पीरियड जोन कहते हैं। हाफ पीरियड, PERIOD, पीरियड जोन कहते हैं, हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, तृतीय, इनके थर्ड हाफ पीरियड जोन कहते हैं। और ऐसे ही तुम्हारे पास अंतिम से पहले वाले, यानी कि MN-1 तथा MN के बीच के क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, Nवा हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ इरेज पक्का? सोच लो आप एक बार, और सोच लिया होगा। ठीक है सर, सोच लिया, आप इरेज करके आगे करवा दो। लो सर, लो 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 भैया, लो। ठीक है, अरे बड़ा इजी पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा पॉइंट होता है यार। ये चित्र के बिना काम चलने वाला है नहीं अभी, क्योंकि चित्र की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके चलो, ये लिखा रहने दो ऐसी, आगे देखते हैं। तो ये हमारा M इरेज हो गया। समझ में आया कुछ? अरे बड़ा इजी टॉपिक है। ऐसे ही देखो, M-1 लाइन पर ध्यान देना, M-1 तथा MN, यहाँ पहले MN करो आप, बड़ा वाला पहले लिखते हैं MN तथा MN-1 के बीच के क्षेत्रफल को, के बीच के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम, Nवा, ठीक है, Nवा हाफ पीरियड जोन कहते हैं, Nवा हाफ पीरियड जोन कहते हैं। ठीक है, ओके, बस इस तरह से इनका निर्माण होता है। हाफ पीरियड जोन का निर्माण इस तरह से होता है। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा डालो हेडिंग, एक बच्चों वाला हेडिंग है, यानी कि एरिया ऑफ जोन्स, एरिया ऑफ जोन्स यानी कि कटिबंधों का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ जोन्स, ठीक है भाई। चलो एरिया ऑफ जोन्स देख लेते हैं कितना आता है। तो भैया किसी भी जोन का क्षेत्रफल, ध्यान देना, मैं किसका निकालूंगा, मैं निकालूंगा Nवा, यानी कि Nवे जोन का क्षेत्रफल निकाल दूं। बोलो, कह दो निकाल दो, चलो निकाल दे दूँ। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ओके ओके, तो Nवे जोन का क्षेत्रफल किसी का भी निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, बट मैं Nवे निकालूंगा, Nवे जोन का क्षेत्रफल। तो अब देखो मैं निकालूंगा कैसे, ज़रा फोकस करना ठीक से। अब आपको ये पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, वो वृत्त की परिधि होती है। और हमें क्या लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल कैसे लेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या OMN है, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या OMN-1 होगी। असल में ये जो M1 है वो यहाँ पर है, ये जो M2 है वो यहाँ पर है, ये जो M3 है वो यहाँ है, MN-1 यहाँ है, और MN जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकालूंगा तो OMN है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या निकालूंगा OM यानी कि OM-1 है, क्षेत्रफल πr²। तो सबसे पहले मैं इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ, πOMN²। फिर इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूँ, πOMN-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना निकाल दिया मैंने। पाई कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, स्टार्टिंग में मैंने पाई कॉमन ले लिया। ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आपको ना पता होना चाहिए कि आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ रखी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई, यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई। चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ उसको, OMN², ठीक है, माइनस के OMN-1 का होल स्क्वायर। मैंने पाई कॉमन ले लिया, राइट। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस हमें दे रखी है, त्रिज्या, यानी कि ये वाली भुजा दे रखी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। तो आप इसमें त्रिभुज का यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर, अगर ये हमारा एंगल है तो कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे
क्या निकालना क्या है इसमें, अगर मुझे ये लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर में घटा दूंगा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मेरे पास पी एम एन स्क्वायर, लाल लाइन पे ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, ये जो भुजा है मेरे पास पी एम एन स्क्वायर माइनस के ओ पी स्क्वायर, ठीक है। ऐसी जब मैं ओ एम एन माइनस 1 निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूंगा तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दोगे तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा कितना, यानी कि पी, ठीक है, एम एन माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस के ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यार थोड़ा सा ना छोटा कर लो क्योंकि जगह नहीं बच रही है, पी एम एन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस के ओ पी का स्क्वायर, ठीक है, और इसको बड़े कोष्टक में बंद कर दो। अब देखो अगर मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस वाला कट के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है। तो ये बचेगा मेरे पास पी एम एन स्क्वायर माइनस के पी एम एन माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास डेटा इतना आ गया। अच्छा बेटा अब एक पॉइंट पे ध्यान देना, इस पी एम एन का मान कितना है, पी एम एन, ठीक है, पी एम एन ये आएगा पी प्लस एन लैम्डा वाई 2, ठीक है। चलो लगा दो बेटा मान, इसका मान लगा दो, मान लगाते हैं, डरोगे तो नहीं सर, डरने की क्या बात है, पी प्लस एन लैम्डा वाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के पी एम माइनस 1, तो बेटा इसका मान है पी प्लस एन माइनस के 1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। ये हमें इसका मान दे रखा है, ठीक है। इसको जो है मंझला ब्रैकेट में बंद करके और बड़ा कोष्टक अटैच कर दो, ठीक है, इस टाइप से। हो गया हमारे यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसको मैं खोल लेता हूँ। तो खोलना तुम अच्छी तरह से जानते हो, कोई चीज़ जानो ना जानो पर खोलना जरूर जानते हो। लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का है तो प्लस 2 पी एन लैम्डा वाई 2, मैंने लगा दिया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ऐसे इधर को देखो मैं हाथों हाथ खोलता हुआ चलूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई करता हुआ चलूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएंगे। तो पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, या फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, चलो यार ऐसे कर लो डायरेक्ट, पी स्क्वायर माइनस, तो समझदार आदमी हो, एन माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2 का वर्ग कितना का बेटा मेरे पास 4 हो गया। दिख रहा है ना आप लोगों को ये, हाँ दिखाई दे रहा। अब देखो क्योंकि मेरे पास प्लस है तो यहाँ भी मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। अरे पूरा जब खोलोगे इसको तो माइनस से मैं अंदर ले गया हूँ। तो अभी हमारा एक चीज़ और रह गई है, इस पर ना आपको स्क्वायर लगा देना है, यहाँ पर ना आपको स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है बेटा, स्क्वायर लगा देना है। स्क्वायर रह गया क्यों, क्योंकि पी एम एन माइनस का स्क्वायर है तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैंने खोल दिया, ऐसे इसको खोल दो, p प्लस एन, तो p का स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। फिर मेरे पास माइनस का आ जाएगा, तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे 2p एन माइनस के 1 लैम्डा, और बेटा अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से सब प्लस में आएंगे तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में पहुंचेगा। अब देखो ये वाले पी स्क्वायर से ये वाला पी स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 मेरे पास कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अच्छा ये बताओ कटेगा नहीं कटेगा, तुम मुझे खुद बताओ यार, मुझे पता नहीं है, तुम खुद बताओ। ऐसे ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा, ठीक है, पक्का। चलिए यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं करने वाला हूँ इसको इरेज, इसको हटा दूँ अब, इसका भी कोई काम ना, बेवजह में ये जगह घिर रहा, ठीक है। अब तो ये पूरा काम हो गया इसका, अब हमें इसकी जरूरत भी पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। डायग्राम की लो हटा दिया मैंने, ठीक है, जरूरत पड़ेगी समझ जाओगे डायग्राम। चलिए इतना हमारा डेटा हो गया कवर, ठीक है सर, इतना डेटा कवर हो गया। अब मुझे क्या करना है भाई सर, अब आप खुद देखो क्या करना है। तो पाई ऐसे रहेगा मेरे पास, ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया। अब देखो 2 से 2 कटा तो ये रह गया मेरे पास कितना बेटा, एन स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर अपोन में कितना है 4, 2 से 2 कटा पी एन लैम्डा। अब ऐसे ये रह गया माइनस के एन माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा का स्क्वायर, और अपोन में कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो मिस अंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर देखो 2 से 2 कटेगा और माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया पी एन लैम्डा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, पी लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करो पी एन लैम्डा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस मेरे पास खाली क्या हो जाएगा, ये
पी लैम्डा, ठीक है। अब ये माइनस वाले से ये प्लस वाला क्या हो गया हमारा बेटा, कट गया, ठीक है, कट गया ना। अब देखो जरा ध्यान से, पाई बेटा मैं इसको लिख लूँगा पहले, पी लैम्डा को मैं पहले लिखूँगा, और प्लस के इसमें से, इन दोनों में से मैं ये जो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 है ना, ये कॉमन लूँगा। लैम्डा स्क्वायर 4 अपॉन क्या गया मेरे पास कॉमन, अंदर चेक करें क्या बचेगा भाई, मेरे पास अंदर बचेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट आप यानी कि ये तो बचेगा आपका ये बचेगा आपका एन स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा अंदर रह गया डेटा, ये हमारा क्या रह गया बेटा, अंदर रह गया। चलो अभी एक बार और करते हैं, पाई प्लस यानी कि पाई पी लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, एन स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर और माइनस का प्लस हो जाता, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना बेटा, 2n, ठीक है। समझ में आया? अरे ब्रैकेट खोल दिया मैंने, एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस के 2n, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला आएगा ए माइनस बी का, उसका तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों माइनस के, ये वाला प्लस का हो जाएगा तुम्हारे पास। अब ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हमारा कट गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 2n माइनस के 1 हमारा हो जाएगा ये, तो पाई ये ऐसे रहेगा, पी लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 और ये रह गया 2n माइनस के 1, ठीक है, 2n माइनस के 1। अब आपको पता होना चाहिए यार कि यदि जो मेरे पास है, यदि लैम्डा इज लेस देन टू पी, यानी कि लैम्डा का मान पी से, यानी कि लैम्डा का मान इस पी से बहुत बहुत छोटा, तो पी की तुलना में लैम्डा को आप छोड़ सकते हो, इस वाले को छोड़ दो, तो ये टर्म बचेगा खाली हमारा कितना बेटा, पाई पी लैम्डा, पाई पी लैम्डा। तो ये आ गया हमारा किसका, ये आ गया हमारे एनवे जोन का क्षेत्रफल। क्या आ गया हमारा, एनवे जोन का क्षेत्रफल। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एनवे जोन का, अब क्षेत्रफल तो लिखा ना जाएगा इसलिए मैं शोर में लिख दे रहा हूँ एरिया, ठीक है, एनवे जोन का क्षेत्रफल। लो बेटा ये एनवे जोन का क्षेत्रफल आ गया। अतः आप लिख सकते हो कि प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल लगभग एन पी लैम्डा ही होता है, ठीक है। प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल आप लिख देना कि प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल, प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल जो होता है ना, प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल वो कितना होता है भाई, लगभग जो है ना, लगभग पी पाई पी लैम्डा होता है क्षेत्रफल, लगभग ठीक है, पाई पी लैम्डा होगा या लैम्डा होता है, ठीक है। बस फालतू की कथा में लिखनी नहीं है। तो प्रत्येक जोन का क्षेत्रफल लगभग पाई पी लैम्डा होता। अच्छा एक काम करते हैं, डिस्टेंस और निकालते हैं, औसत दूरी निकालते हैं, यानी कि एनवे जोन की बिंदु पी से औसत दूरी, ठीक है। यानी कि डाल दो हेडिंग, इसका भी फॉर्मूला चेक करते हैं, यानी कि बिंदु पी से, फोकस करना, बिंदु पी से एनवे जोन की, एनवे जोन की औसत दूरी, बिंदु पी से एनवे जोन की औसत दूरी। चलो ये चेक करते हैं कितनी आती है। पहले जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल निकल गया, और ये क्षेत्रफल जो है ना पाई पी लैम्डा, ये बड़ा ज़रूरी है, अभी आगे काम में आएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लेना, ठीक है, और इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लेना, ठीक है। बनाओ जल्दी फटाफट तेजी से, ये समीकरण काम में आएगी आपकी, ये भी समीकरण काम में आएगी, दोनों की दोनों इक्वेशन काम में आने वाली हैं। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसे इरेज करके और आगे लिखवाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके 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 सर। अब जरा एनवे जोन की ना आपको औसत दूरी फाइंड कर लेनी है। आप औसत दूरी कैसे निकालूंगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना है आपको, औसत दूरी निकालनी है तो बराबर का चिन्ह लगा दो, यानी कि बिंदु पी से एनवे जोन की औसत दूरी। तो जब मैं औसत दूरी निकालूंगा, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस निकालूंगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आपने पी प्लस एन लैम्डा बाई 2 लिया है ना, इन दोनों को जोड़ के पी प्लस, ठीक है, एन माइनस के 1 इंटू लैम्डा बाई 2 जो लिया है आपने, और 2 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 से आपको डिवाइड कर देना है। अब आपको पता चल गया कि p प्लस पी कितना हो गया तुम्हारे पास 2p, यानी कि एनवे, तो ये क्या तुम्हारे पास, ये क्या तुम्हारे पास एनवे जोन की बिंदु p से दूरी है। ऐसे ये वाला क्या, ये तुम्हारे पास n माइनस 1 जोन की बिंदु p से दूरी है, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। चलिए अब p प्लस पी कितना हो गया हमारा, जल्दी बताओ, तुम खुद बताओ, मुझे पता नहीं है, मैं तो बस पढ़ा ही रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, तुम खुद बताओ। 2p हो गया, ठीक है, एन लैम्डा बाई 2, उधर भी मेरे पास क्या है n1 माइनस के लैम्डा बाई 2। अच्छा इन दोनों में से मैं लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लूँ, आप कह दोगे सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2p प्लस के मैंने यहाँ से लैम्डा बाई 2 कॉमन लिया, सर अंदर क्या रह जाएगा, ये प्लस का n है, ये प्लस का n है, ये माइनस का n है, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस के n माइनस के 1, ठीक है। चलो सर, और बटे में कितना है, बटे में भी तो कुछ है, इसे क्यों छोड़ रहे हो, लो मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे आ गया मेरा कितना बेटा 2p
प्लस के लैम्डा बाई 2 और n प्लस n कितना हो गया मेरे पास 2n माइनस के 1 और अपोन में कितना आ जाएगा 2, ठीक है, अपोन में कितना जाएगा 2। अब 2 से भाग कर दो, 2 से यहाँ ही भाग करो, यहाँ ही भाग करो, तो ये बैठ जाएगा हमारा 2p, खाली p बचेगा, तो p प्लस के लैम्डा बाई 2 दूनी 4 2n माइनस के 1, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी हमारी ये आ गई, ठीक है। चलिए सर औसत दूरी भी आपने निकाल दी। अभी दोनों चीज़ें काम में आएंगी, क्षेत्रफल भी काम में आएगा और तुम्हारे पास औसत दूरी भी काम में आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हो, मर्जी आपकी, काम में आ गई इक्वेशन अभी आगे जाके। अब आता है तुम्हारे पास एक जोन के कारण आयाम, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, एक जोन के कारण आयाम आता है भाई, आयाम भी तो निकालोगे। एक जोन के यानी कि एक कटिबंध के कारण या एक जोन के कारण आयाम निकालना है आपको, ठीक है, एक जोन के कारण आयाम। डालो हेडिंग जल्दी फटाफट तेजी से, ये हमारा क्या बन गया, हेडिंग बन गया, ठीक है। अब निकालना है आपको एक जोन के कारण आयाम निकालना। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, यानी कि एक जोन के कारण, किसी जोन के कारण बिंदु P पर आपको अगर आयाम फाइंड करना है, ठीक है, तो देखो क्या होगा, यानी कि एक जोन के कारण, एक जोन के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर आयाम, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बिंदु P पर आयाम, तो पहला नंबर जो होता है ना, जो जोन का क्षेत्रफल, जो आयाम होता है वो जोन के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये जो आपने जोन का क्षेत्रफल लिखा। दूसरा पॉइंट होता है जो ये औसत दूरी है ना, बिंदु P से जोन की औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो तिर्यकता होती है 1 प्लस कोस थीटा n के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है उसके, ठीक है। तो तीन चीज़ों पे हमारा एक जोन के कारण, अगर मुझे एक जोन के कारण बिंदु P पर आयाम फाइंड करना है तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला एरिया पर, यानी कि ये जो होता है यह जोन के, ध्यान देना बेटे, यह जोन के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट, जोन के क्षेत्रफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। लिखो ज़रा से करके, अनुक्रमानुपाती होता, बहुत बढ़िया, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये आता है कि ये जो होता है वो बिंदु P से, ठीक है, बिंदु P से, ठीक है, जोन तक, जोन की औसत दूरी, जोन की, बिंदु P से जोन की औसत दूरी, फोकस करें, औसत दूरी के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक पॉइंट और बचा है, जो मेरे पास तिर्यकता होती है, जो मेरे पास त्रियकता होती है ना, त्रियकता, ये जो त्रियकता होती है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा n के भी कैसा होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये 3 पॉइंट हमारे आ जाते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस लाइन पे ज़रा फोकस करना। अगर मुझे एक जोन के कारण किसी बिंदु पर आयाम फाइंड करना है, बिंदु P पर आयाम फाइंड करना है, ठीक है, तो वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो जो मेरा हाफ टाइम पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड यानी कि हाफ टाइम पीरियड नहीं, हाफ पीरियड जोन है उसके क्षेत्रफल पे। दूसरा बिंदु P से हाफ पीरियड जोन तक की बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा, औसत दूरी पे डिपेंड करेगा। और दूसरा तिर्यकता पर। अब यहाँ थीटा एन क्या है, थीटा एन जो होता है, जो आपने ये बनाया था ना, ये तो पी ओ और ये क्या है मेरे पास एम एन, तो पी एम एन और ओ पी के बीच का कोण होता है, ठीक है, थीटा एन होता है ये, यानी कि पी एम एन तथा ओ पी के बीच का कोण कौन सा होता है आपका, थीटा एन होता है, ठीक है, ओके। अर्थात आप लिख सकते हो उसको, अर्थात आप लिख सकते हो भाई, अर्थात आप लिख सकते हो कि जो आपके एक जोन के कारण आयाम आएगा आपका, एक जोन के कारण आयाम, एक जोन के कारण जो आयाम आएगा आपका वो हम चेक करते हैं, एक जोन के कारण आयाम। तो पहला क्या होता है, क्षेत्रफल के, कैसा होता है भाई, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो एन पी लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर अपॉन कितना है 4 2n माइनस के 1, ठीक है। और जो औसत दूरी आई है, औसत दूरी कितनी आई है वो भी हम चेक करते हैं। औसत दूरी है p प्लस लैम्डा वाई 4, p प्लस लैम्डा वाई 4, और यह है 2n माइनस के 1, ठीक है। और 1 प्लस कोस थीटा के भी क्या है, ये अनुक्रमानुपाती है,
इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है ये, है ना। तो इसके भी अनुक्रमानुपाती है क्षेत्रफल के 1 प्लस कोस थीटा n के भी अनुक्रमानुपाती है, और p प्लस लैम्डा अपॉन 4 2n माइनस 1 यानी कि दूरी के औसत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको मैं रेज कर दूँ, पक्का कर दूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए हटा दे रहे हैं इसको भी हम। ओके सर, अब क्या करना है मुझे भाई, अब थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, इसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। बोलो जय हिंद जय भारत। अब देखो यहाँ से ना मैं क्या कॉमन ले लूँगा भाई, मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लूँगा, ये ध्यान देना, मैं यहाँ से लैम्डा कॉमन लेता हूँ। तो मेरे पास जैसे यहाँ से लैम्डा कॉमन आगा तो ये आ जाएगा पाई लैम्डा, अंदर रह जाएगा मेरे पास कितना, p प्लस के, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन के 4, p प्लस के लैम्डा बाई 4 बचेगा क्योंकि लैम्डा कॉमन आ गया मेरे पास, तो 2n माइनस के 1 बचेगा, और अपोन में मेरे पास कितना रह जाएगा भाई, p प्लस लैम्डा बाई 4 है और 2n माइनस के 1 है, ठीक है, और इंटू 1 प्लस कोस थीटा n है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा जो है वो इस वाले से क्या हो गया, कट गया, खाली क्या बचा हमारा पाई लैम्डा, और ये बचा 1 प्लस कोस थीटा n, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास इसका आयाम, ठीक है। एक जोन के कारण आयाम हमारा कितना आया, इतना लिख लो, एक जोन के कारण आयाम, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा इतना। ये फॉर्मूला काम में आ सकता है, बस ये फॉर्मूला यहीं लास्ट हो जाता है, कोई काम में नहीं आएगा ये फॉर्मूला। अब जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, जैसे जैसे जोनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, थीटा n का मान भी बढ़ेगा, ये पता ही है तुम्हें। जैसे ये है, ये जोन बढ़ाते रहो, ये जोन बढ़ाते रहो, n का मान बढ़ाते रहो, n का मान बढ़ाते रहो, ऐसे ही तुम्हारे पास थीटा n क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। जब थीटा n का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा n का मान क्या होगा, तुम्हारे पास कम होगा। समझ गए? इस लाइन को मैं लिखने वाला हूँ, ये लाइन बहुत काम की है, इस लाइन पर फोकस करो। यानी कि जैसे 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 जैसे, ठीक है, जैसे जैसे किसका मान बढ़ता है बेटा, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, यानी कि जोन की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है, ठीक है, मान बढ़ता है, ठीक है, थीटा n का मान भी क्या होता है, थीटा n का मान भी बढ़ता है, मान भी बढ़ता है, ठीक है, थीटा n का मान भी बढ़ता है, जिससे होता क्या है, जिससे, ठीक है, कोस थीटा n का मान घटता है, कोस थीटा n का मान क्या होता है बेटे, घटता है, हमेशा याद करो, इससे कोस थीटा n का मान घटता है। बात बिल्कुल सही है। अतः मैं लिख सकता हूँ कि एक जोन के कारण बिंदु P पर जो आयाम होता है, ठीक है, वो जोन के क्रम बढ़ने पर हमेशा घटता है। जोन का जैसे जैसे क्रम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे घटता रहेगा। यानी कि अतः करके मैं लिख सकता हूँ, अतः एक जोन के कारण, एक जोन के कारण, ठीक है, एक जोन के कारण, ओके, एक जोन के कारण किसी बिंदु पर, यानी कि बिंदु P पर जो आयाम होता है, विक्षोभ का आयाम, बिंदु P पर जो आयाम होता है वो भाई जोन का क्रम बढ़ने पर, जोन का, ठीक है, क्रम बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, क्रम बढ़ने पर, कि कोस थीटा का मान कम हो रहा तो आयाम भी क्या होगा तुम्हारे पास, कम होगा। तो बिंदु P पर आयाम जोन का क्रम बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक टॉपिक और रह गया है, लेकिन अभी हमें एक चीज़ और प्रूफ करनी है, वो बताऊंगा आपको क्या। तो पहले जरा डलेगा हमारा हेडिंग संपूर्ण आयाम, यानी कि संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर परिणामी आयाम। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए अब डालो जरा हेडिंग संपूर्ण तरंगाग्र ABCD के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम, ठीक है, डाल दो जरा हेडिंग। बस ये लास्ट टॉपिक रह गया, 5-6 मिनट का ख़त्म। संपूर्ण, ठीक है सर, संपूर्ण तरंगाग्र, नाम दे दो इसका, संपूर्ण तरंगाग्र ABCD के कारण बिंदु P पर, ठीक है बेटा, बिंदु P पर परिणामी आयाम, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी आयाम। चलिए सर निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलता है। इजी है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं होता कि संपूर्ण तरंगाग्र ABCD के कारण बिंदु P पर परिणामी आयाम। ओके, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना पहले, दूसरे, तीसरे, अरे तीसरे क्या, चौथे, पाँचवें और nवें जोन के आयाम क्रमशः क्या मानोगे आप, R1, R2, R3 मान लो, ठीक है, ओके ओके। मान लो, देखो, माना पहले, ठीक है, माना पहले पकड़ो, दूसरे, माना पहले, दूसरे, फिर
तीसरे तथा nवे जोन के कारण बिंदु P पर आयाम निकाल लो, बिंदु P पर आयाम, चलो लो आयाम कितना मान लें भाई, इनके माना पहले, दूसरे, तीसरे तथा nवे जोन के कारण बिंदु P पर आयाम क्रमशः, सर मान लो क्रमशः कितना बेटा, पहले R1 लेंगे, फिर R2 लेंगे, फिर R3 लेंगे, ऐसी डॉट 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 के ले लेंगे हम, Rn है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए किन्हीं दो क्रमांगत जोन से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप दो लोगे ना, दो क्रमांगत जोन लोगे, कोई से भी ले लो, चाहे पहला दूसरा ले लो या अंतिम ले लो, अंतिम से पहले वाला ले लो, कोई भी दो क्रमांगत जोन से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं ना, वो विपरीत कला में होती हैं। विपरीत कला मतलब समझते हो, एक आगे एक पीछे, ऐसा मान लो विपरीत कला में होती हैं। तो दो क्रमांगत, यहीं से सारी कहानी बनती है, दो क्रमांगत जोन से बिंदु P पर, दो क्रमांगत जोन से बिंदु P पर, ठीक है, पहुंचने वाली, ओके सर, बिंदु P पर पहुंचने वाली जो तरंगें होती हैं ना, वो तरंगें जो होती हैं वो होती हैं, तरंगें विपरीत कला में होती हैं, विपरीत कला में होती हैं, विपरीत कला में होती है। अब इससे हमें क्या मिला भाई, एक किरण जो होगी, यानी कि एक तरंग जो होगी वो पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, प्लस माइनस चलता रहेगा। यानी कि पहले जोन के कारण आयाम धनात्मक और दूसरे जोन के कारण आयाम ऋणात्मक होगा। ऐसी तीसरे जोन के कारण आयाम धनात्मक और चौथे जोन के कारण आयाम कैसा होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। यानी कि पहले जोन के कारण आयाम, पहले जोन के कारण, ध्यान देना बेटे, पहले जोन के कारण जो आयाम होगा ना, पहले जोन के कारण आयाम वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक, तथा दूसरे जोन के कारण, तथा दूसरे जोन के कारण, दूसरे जोन के कारण आयाम जो होगा ना, आयाम वो कैसा होगा, जल्दी बताओ बेटे, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे जोन के कारण आयाम ऋणात्मक और चौथे, तीसरे जोन के कारण आयाम धनात्मक और चौथे जोन के कारण आयाम कैसा होता है, ऋणात्मक होता, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझते हुए चलो अच्छे से, क्योंकि एक इजी पॉइंट है, इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, ओके। अतः मैं लिख दे रहा हूँ, अतः संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी आयाम कितना आएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। भाई परिणामी आयाम जब मैं निकालूंगा रिजल्टेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, R बराबर R1 माइनस के R2 प्लस के R3 फिर माइनस के R4 प्लस के, ठीक है, डॉट 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 आप आगे बना के लिख सकते हो, बढ़ाते रहो इसको, ठीक है, ये मर्जी है आपकी, ना बढ़ा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, माइनस के 1 n माइनस के 1, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना बेटे, Rn, ठीक है। बहुत से चलते रहेंगे ऐसे लगातार, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, अब यहाँ पर जो है ना, इस जो हमारा ये है R1 माइनस के R2, यहाँ पर जो ये R2 है, इस R2 को आप लिख सकते हो, R1 प्लस के R3 अपॉन में 2 लिख सकते हो। ऐसे ही R4 को आप लिख सकते हो R3 प्लस के R5 अपोन में कितना जाएगा तुम्हारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक नए तरीके से लिखूंगा, थोड़ा ज़रा ध्यान देना, और नया तरीका क्या है उस पर भी फोकस करना आप, ठीक है। ओके। चलिए, तो R बराबर मेरे पास हो जाएगा कितना भाई, जहाँ R1 है वहाँ मैं लिखूँगा R1 अपॉन 2 स्टार्टिंग में, ठीक है। अब क्यों लिखूँगा वो भी देखते हैं। अब जो तुम्हारे पास R2 है ना, उसको ये लिखो R1 अपॉन 2 ऐसा करके ब्रैकेट में, R1 अपॉन 2 माइनस के R2 फिर प्लस R3 अपॉन 2, ठीक है। R1 अपॉन 2 प्लस R3 अपॉन 2, तो माइनस के R2 सेम। अब देखो जब इन दोनों को जोड़ूंगा ना, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा R1 अपॉन 2 और R1 अपॉन 2 को, तो ये देगा 2R1 अपॉन 2, 2 से 2 कटा, खाली क्या आ जाएगा हमारा R1 आ जाएगा, क्योंकि ये से ये मिला तो हमारा R1 आ गया, और R2 सेम ऐसे ही है। इसी प्रकार से मैं R4 में लिखूँगा, यानी कि प्लस का साइन लगा के यहाँ पे, ठीक है, R3 अपॉन 2 माइनस के R4 और प्लस
प्लस के मेरे पास R5/2, ठीक है। ऐसे देखो R3/2, R3/2, ये खाली हमारा हो जाएगा कितना, R3 हो जाएगा, प्लस के R3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के R4 ऐसे रह जाएगा। ऐसे ही आगे लगातार संख्याएं बढ़ाते रहो, यानी कि प्लस के डॉट 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 डॉट, ठीक है। यहाँ मैं इरेज कर दूँ इस चीज़ को, क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई काम बचा नहीं है, ठीक है, जगह है नहीं इतनी, बेवजह में लिखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, तो इसे भी इरेज कर दो यार, हटाओ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस के, ठीक है, Rn/2, ठीक है, फिर Rn-1/2 और माइनस के मेरे पास कितना हो जाएगा Rn, ठीक है। ये ऐसे करके इसको आप लिख सकते हो, इस टाइप से इसको आप लिख सकते हो। R1 यानी कि इसको तो समझ में आया ये, यानी कि मैंने R2 को लिखा R1 + R3/2, तो अब R1/2 R12/2 मिलकर या R1 हो जाएंगे, R2 ऐसे रह जाएगा, ऐसे R3/2 और R3/2 मिलकर R3 हो जाएंगे, बाकी R4 ऐसे रह जाएगा, ऐसे R5/2 और फिर R5/2 मिलकर ऐसे का यानी कि R5 हो जाएंगे। ऐसी कहानी लगातार चलती रहेगी, जिसको आप मैं ऐसे अंतिम वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यदि n का मान, ध्यान देना, यदि n क्या है मेरे पास, ओड है, ओड मतलब यदि n विषम है, यदि जो मेरे पास n है वो क्या है बेटा, विषम है, तो अंतिम पद जो होगा ना, अंतिम पद ध्यान देना, तो अंतिम पद जो होगा मेरे पास वो कौन सा होगा, Rn/2 होगा। और अगर मान लो मेरे पास यदि n सम है, इवन नंबर है, n कैसा है बेटे, सम नंबर है, सम है, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, अंतिम पद जो होगा ना हमारा, अंतिम पद वो कौन सा होगा, Rn-1/2 और माइनस के Rn होगा, ठीक है, ये अंतिम पद होगा। और बीच वाले जो दो पद हैं ना, ये वाले, ये दोनों के दोनों जो पद होंगे वो कैसे होंगे, निष्क्रिय होंगे, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का मान कैसे हो जाएगा, 0, इन्हें छोड़ते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास R/R1/2 अगर, ठीक है। ये इन दोनों जो बीच वाले कोष्टक है ना, ये वाले, इनका मान कैसे होगा, 0, कोई वैल्यू नहीं हुई, खत्म कर दो इनको, तो खाली R1/2। और एक बार ले लो अंतिम पद R1 + Rn + और Rn/2 ले लो एक बार, ये वाला, कब, जब n विषम है, जब n क्या है मेरे पास, विषम है, ठीक है, ओके। फिर एक बार ले लो आप R = R1/2 प्लस के Rn-1/2 और माइनस के कितना जाएगा तुम्हारे पास Rn, ठीक है, एक बार ये ले लो आप, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, ध्यान देना बेटा इस लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से कब, जब n क्या है मेरे पास, सम है, ठीक है। ये मेरे पास थोड़े से स्टेप यहाँ पर आ जाते हैं। अब एक चीज़ तुम ये देखो यहाँ पर मेरे दोस्तों, काम की चीज़ है आपके ये वाली, कि जब n का मान बहुत बड़ा हो, यदि n यानी कि व्यवहार में, आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, व्यवहार में, ठीक है, व्यवहार में n क्या होता है, व्यवहार में n का मान बड़ा होता है। n का मान कैसा होता है, बड़ा होता है। जब n का मान बड़ा होता है ना, तब आप जो है ना, इस ये जो तुम्हारे पास Rn है और जो आपके पास ये R, ये पहला आएगा, Rn-1 पहला आएगा, फिर Rn जो है बाद में आएगा, इसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब Rn का मान भी 0 हो गया, चलो पहला स्टेप में मैं लेता हूँ ये वाला, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, Rn-1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो R जो है वो किसके बराबर आएगा, R1/2 के, R1/2 के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमें प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि संपूर्ण तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण किसी बिंदु पर जो परिणामी आयाम होता है वो प्रथम हाफ पीरियड जोन के कारण, ठीक है, आयाम का कैसा होता है, आधा होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करने पहुंचता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसको प्रूफ कर सकते हो, एक इजी पॉइंट है और आराम से कवर कर लोगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अतः करके, अतः, ठीक है, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, ध्यान देना बेटा, अतः संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, संपूर्ण तरंगाग्र के कारण, ठीक है, किसी बिंदु पर परिणामी आयाम, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर कौन सा आयाम, किसी बिंदु पर परिणामी आयाम, ठीक है, किसी बिंदु पर परिणामी आयाम जो होता है हमारा, ठीक है, वो परिणामी आयाम उस बिंदु पर, उस बिंदु पर प्रथम जोन के कारण, प्रथम हाफ पीरियड, हाफ पीरियड PERIOD, हाफ पीरियड, प्रथम हाफ पीरियड जोन के, उस बिंदु पर प्रथम हाफ पीरियड जोन के कारण आयाम का कैसा होता है बेटे, आधा होता है, आयाम का आधा और होता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है और ये चीज़ मैंने प्रूफ भी कर दी, ठीक है। चलो इस लेक्चर को, लेक्चर थोड़ा बड़ा है तो इस लेक्चर को काफ़ी अच्छे से पढ़ो,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को छोड़ना मत, अच्छे से कवर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।